हाय ऑल। आज हम जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो है सीडीपी। ठीक है, इसमें हम लेवल 1 वालों के लिए है ये पेपर, जिन्होंने लेवल 1 का एग्जाम दिया था। मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था ये पेपर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सीडीपी के क्वेश्चंस। आई रिपीट, पेपर 1 है लेवल 1 वालों के लिए। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइमरी ईयर्स इज फ्रॉम। बच्चों के जो प्राथमिक वर्ष हैं उनमें विकास का क्रम क्या रहेगा। शुरुआती जो वर्ष होते हैं उसमें बच्चा जो है वो हमेशा सरल से जटिल की ओर जाता है। ठीक है, पहले बच्चे को सरल चीजें सिखाई जाती हैं, फिर बच्चा जटिल चीजें करने लगता है। शुरू में तो बच्चा फुटबॉल खेलने नहीं लग जाता है ना, पहले पहले पैर चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर किक मारना सीखता है, फिर वो फुटबॉल खेलना सीखता है। तो विकास जो है वो हमेशा सरल से जटिल की तरफ होगा। विकास हमेशा मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है। पहले कॉन्क्रीट चीज उसको दिखेगी, आप सामने जो विजिबल चीजें हैं पहले बच्चे को वो तो दिखाओ। ठीक है, तो विकास पहले विजिबल होता है, धीरे धीरे विकास कैसे होने लगता है, इनविजिबल। यानी कि पहले जब हम शुरू में कैलकुलेशंस करते हैं तो कॉपी पे लिख के करेंगे, ठीक है, या फिर हाथ से करेंगे। धीरे धीरे हम अपने दिमाग में उन कैलकुलेशंस को करने लगते हैं, तो वो दिखती है, नहीं दिखती। विकास जो है वो हमेशा लोकल टू ग्लोबल होता है। पहले स्थानिक रहेगा, पहले घर के लोगों के बीच हम रहते हैं, फिर धीरे धीरे हम सोशल इंटरेक्शन करने लग जाते हैं, तो ये कैसा होगा, लोकल टू ग्लोबल। फिर विकास जो होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक होगा। पहले हम किसी को भी मम्मी मम्मी करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगता है, एक मेच्योरिटी आती है, देन वी रियलाइज्ड कि नहीं, मम्मी एक ही है, तब हम धीरे धीरे चीज़ों को स्पेसिफिक करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, कि विकास जो है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त होगा, स्थानिक से वैश्विक होगा, सामान्य से विशिष्ट होगा। विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है आपकी शैशवावस्था। जो शैशवावस्था का एज ग्रुप होता है वो है 0 से 6। फिर होता है आपका बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था का एज ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं 6 से 12। फिर होता है आपका किशोरावस्था। जो किशोरावस्था का एज ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं 12 से 18। फिर होती है वयस्कावस्था। जो वयस्कावस्था है उसमें 18 से ऊपर। ठीक है, ये विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का जो विकास है उसके लिए संवेदनशील काल कौन सा होता है। संवेदनशील काल ऐसा होता है जिसे हम क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। अगर इस फेज में बच्चे को आप कोई भी चीज़ सीखने के लिए एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर किसी भी चीज़ का क्रिटिकल पीरियड है, अगर बच्चा उस चीज़ को उस पीरियड में करना नहीं सीख रहा है तो वो उस चीज़ को शायद आगे चल के कभी भी नहीं कर पाएगा। जैसे जो शुरुआती दौर होता है, जैसे 0 से 2 साल का बच्चा है, उस एज में बच्चे को चलना सिखा देते हैं। जो बच्चे खुद से नहीं चलते, मम्मियाँ उनको चलना सिखाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, इनके लिए क्रिटिकल पीरियड है। अगर उस एज में बच्चा चलना नहीं सीखेगा तो मे बी वो कभी चल ही ना पाए। तो सेम गोज विद लैंग्वेज डेवलपमेंट। आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है इसे हम प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चा जो है मदर के वूब में रहता है। किशोरावस्था जो होती है इसकी जो एज ग्रुप होती है दैट इज योर 12 टू 18। माध्यमिक बाल्यावस्था होता है आपका 6 से 12। लेकिन जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है ना, अर्ली चाइल्डहुड, ये एज ग्रुप होता है आपका 3 से 6। 0 से 3 साल का बच्चा जो होता है वो छोटा होता है, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। वो धीरे धीरे लैंग्वेज ग्रेस्प करता है कि उसके परिवार में कैसी भाषा बोली जा रही है, क्या चल रहा है। लेकिन जो 3 से 6 साल का बच्चा होता है ना, धीरे धीरे वो लैंग्वेज पे अपनी पकड़ करने लगता है। बड़े बड़े सेंटेंस हैं उनको बच्चा बोलने लगता है, सिंगल शॉर्ट सेंटेंस बोलता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए जो सेंसिटिव पीरियड है वो किसको कहा जाता है, आरंभिक बाल्यावस्था। So the option 1 is correct. नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाता है। बेसिकली इसमें पूछा है कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, जब बच्चे का सोशलाइजेशन होगा तो प्रारंभिक जो एजेंसी होती है बच्चे के सोशलाइजेशन की, ये सीटेट ने कई बार पूछा है कि जो प्रारंभिक एजेंसी होती है ना बच्चे के सोशलाइजेशन की, एक तो फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, रिलेटिव्स होंगे, ये बच्चे की प्राइमरी संस्था होती है। और अगर द्वितीयक संस्था की बात करें आपसे तो इसमें आता है स्कूल और मीडिया, ये बच्चे की सेकेंडरी एजेंसी होती है। तो इन दोनों के थ्रू बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। बच्चा समाज के नियमों का पालन करना सीखता है, समाज में कैसे उठते बैठते हैं, समाज के लोगों की कैसे मदद करते हैं, समाज के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चा अपने समाजीकरण में सीखता है।
ये तीनों जो टर्म है ना, समायोजन, समावेशन और अनुकूलन, ये जीन पियाजे ने अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें इन टर्म्स को यूज किया था। समायोजन का मतलब होता है, इंग्लिश में याद रखेंगे तो ये एसिमुलेशन होता है, जिसमें आप सिर्फ दिमाग में चीज़ों को स्टोर करके रखते जाते हैं, यानी कि चीज़ों को बार बार सिर्फ समाहित करते रहते हैं। समावेशन का मतलब होता है जहाँ पे आप मेमोरीज को स्टोर तो करते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसमें संशोधन भी किया जाता है। और जो अनुकूलन होता है, अनुकूलन का मतलब होता है जब समायोजन और समावेशन दोनों में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन के ही ये दोनों क्या है, पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन बिगिन इमिटेशन एंड अचीव ऑब्जेक्ट परमानेंस। यहाँ पे पूछा है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, अभी बताया था किसने दी है ये थ्योरी, जीन पियाजे ने। तो किस इस चरण में बच्चे जो हैं वो अनुकरण सीखते हैं। अनुकरण मतलब आपके बड़े जैसा करेंगे ना, आप सेम उस चीज को इमिटेट करेंगे यानी कि फॉलो करेंगे। और बच्चों में वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। वस्तु स्थायित्व का मेन जो कारण होता है ना कि बच्चा ये चीज जानने लगता है कि चिड़िया खिलौना ले गई या तोता खिलौना ले गया, ये सब नहीं होता है। वो चीज जो है आपके पेरेंट्स ने ही घर में किसी ने छुपाई है। ये वस्तु स्थायित्व का गुण हमेशा संवेदी चालक जो स्टेज होती है, जिसे हम बोलते हैं 0 से 2 साल का एज ग्रुप। ये जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी गामक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक 11 से 15। तो वस्तु स्थायित्व जो है वो संवेदी चालक अवस्था का मेन गुण होता है। और इमिटेशन भी बच्चा कौन से एज ग्रुप में करेगा, जब बहुत छोटा होगा, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगेगा तो उसको चीजें समझ में आने लगेंगी। और 0 से 2 साल में भी जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है ना, तब वस्तु स्थायित्व का गुण अपने चरम पर होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक तो नार्सिज्म आप याद रखिएगा। जो नार्सिज्म होता है वो खुद से मोह होता है, वो खुद की तारीफ खुद ही करता है। एक होता है ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म मतलब जो भी चीज हो रही है ना उसमें बच्चा खुद को सेंटर में रखता है, मतलब होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिम और हर। एक होता है आपका नार्सिज्म हो गया, ईगोसेंट्रिसिज्म हो गया, एक टर्म और होती है वो मैं भूल रही हूँ, मैं भी आपको बता दूंगी, ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक, हाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक संरक्षक का अभाव होता है। संरक्षण मतलब कि उसको लेंथ का तो ज्ञान होता है, जैसे एक ये बीकर है और एक चौड़ा बीकर है, दोनों में इक्वल आपने कोई भी चीज लिक्विड भरी हुई है, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि ये लंबा है तो उसको वो चीज ज्यादा दिखती है, लेकिन इस बीकर में उसको वो चीज कम दिखेगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी मतलब आपने किसी बच्चे को बोला कि 6 × 5 कितना होता है, तो वो ये तो बता देगा कि 30 होता है, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन उसको करनी आती है। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि 30 को वापस ऐसे 2 फैक्टर्स में तोड़ो, तो वो इस चीज को नहीं समझेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबिलिटी। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें बच्चा मूर्त रूप से चीजों को देखता है और फिर उस चीज को हल करने की कोशिश करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में संरक्षण पाया जाता है, मतलब उसको लेंथ का भी ज्ञान होता है और उसको विड्थ का भी ज्ञान होता है। इसी एज में बच्चे में पलटावी चिंतन यानी कि रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है। जैसे अगर आप उससे पूछेंगे 6 × 5 अगर 30 है, देन ब्रेक 30 इन 2 फैक्टर्स, तो वो तुरंत बता देगा 6 × 5। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, इसमें बच्चे की जो सोच होती है उसका वैज्ञानिकरण हो जाता है, यानी कि बच्चे की सोच जो होती है वो साइंटिफिक जैसी होने लग जाती है। दूसरा, एक बार सीटेट ने पूछा था कि जो डिडक्टिव थिंकिंग होती है ना, ये डिडक्टिव थिंकिंग कौन से चरण का पार्ट होता है, तो याद रखिएगा कि डिडक्टिव थिंकिंग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का एक पार्ट होता है। दूसरा, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि बच्चे की सोच का वैज्ञानिकीकरण कब होता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा वैज्ञानिकीकरण करता है। दूसरा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में चीजें अमूर्त रूप से होती हैं, जैसे बच्चा जो चर होता है ना, एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर, जेड फैक्टर, इन चीजों को दिमाग में यूज करना सीख जाता है। क्लियर? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये चीज याद रखिएगा, सीटेट इसको 5 से 6 बार पूछ चुका है कि वस्तु स्थायित्व का गुण कहाँ होता है, संवेदी चालक अवस्था में। इसमें भी पूछे तो 1.5 से 2 साल का बच्चा जो होता है वो, यानी कि 18 से लेकर के 24 महीने का बच्चा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है और अपनी सोच में क्या दर्शाता है। जीन पियाजे जो है उन्होंने बोला कि
कि बच्ची जो है वो सूरज को क्या मान रही है, सजीव मान रही है। क्यों? क्योंकि वो रोशनी दे रहा है। तो ये कौन सी सोच है? अभी बताया था कि जो जीन पियाजे है उनके अकॉर्डिंग जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, उसमें ये सारे गुण होते हैं। जीववादी चिंतन मतलब एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? जिसमें बच्चा सूरज को सजीव मान रहा है क्योंकि वो उसको रोशनी दे रहा है। केंद्रीकरण क्या होता है? ईगोसेंट्रिसिज्म मतलब बच्चा अपने आप को किस में रखेगा, सेंटर में रखेगा। उसको ऐसा लगता है कि सारी चीजें जो होती है वो उसकी वजह से हो रही हैं। ठीक है। प्रतिवर्तिता मतलब अभी बताया था कि इसमें पलटावी चिंतन नहीं होता है। जैसे 4+5 जो है वो कितना होता है, 9। लेकिन अगर आप उससे ये चीज रिवर्स में करवाएंगे, बच्चा ये तो कर देगा 4+5 कितना है, 9। लेकिन 9 को जब आप वापस से इस चीज में ब्रेक करवाएंगे तो बच्चा इस चीज को नहीं कर पाएगा। वस्तु स्थायित्व जो होता है वो 0 से 2 एज ग्रुप का फीचर होता है, जिसमें बच्चा चीजों को समझने लगता है। उसमें एक ऑब्जेक्ट सस्टेनेबिलिटी जो होती है उसका फैक्टर आ जाता है कि कोई भी चीज जो है वो चिड़िया या कबूतर लेके नहीं गया बल्कि छुपाई गई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि निर्जीव चीज को सजीव मानना एनिमिज्म होता है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो एक तो नार्सिज्म होता है, एक ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, और एक आपका होता है नार्सिज्म, ईगोसेंट्रिसिज्म और एनिमिज्म। ठीक है। एनिमिज्म होता है किसी भी निर्जीव चीज को सजीव मानना। ईगोसेंट्रिसिज्म होता है द होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मी, मतलब खुद को हमेशा सेंटर में रखना। नार्सिज्म होता है खुद से मुंह, मतलब मैं बहुत सुंदर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की। जो लेव वाइगोत्स्की है इनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। ठीक है। इन्होंने बोला था कि बच्चा समाज में जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना ज्यादा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन्होंने दिया था। स्कीमा इन्होंने नहीं दिया था, ये दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कहा था कि हम अपनी मेमोरीज जो है ना उसको अपने दिमाग में इकट्ठा करते जाते हैं। ठीक है। चीजें पढ़ते जाते हैं, चीजें होती रहती है दिन भर, हम उन सारी यादों को अपने दिमाग में भर लेते हैं। तो जो बंडल ऑफ मेमोरीज है दैट इज कॉल्ड योर स्कीमा। स्कीमा में हम क्या करते हैं कि जरूरत आने पे कुछ संशोधन भी करते हैं, चीजें इकट्ठी भी करते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसको यूज भी किया जाता है। स्कैफोल्डिंग इन्होंने दिया था। सोशल इंटरेक्शन लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। अब इन्होंने कुछ टर्म्स दी थी। स्कैफोल्डिंग जो है ये अगर आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी में इसके 3 मीनिंग हैं, पाड़, ढांचा निर्माण या फिर आलम्बन। स्कैफोल्डिंग जो होती है ना, किसी भी बच्चे को जब आप शुरुआती मदद देते हो, लेट सपोज आपको लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी आती है, ठीक है, लेकिन कोई एमकेओ मतलब जो आपसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल है, लेट सपोज कोई चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, वो अगर आपको मतलब वो क्या हुए आपके एमकेओ, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है। तो बच्चा क्या करता है, आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो आपको एक शुरुआती मदद देंगे, ऑल्दो यू नो सीडीपी बट स्टिल ही इज हेल्पिंग यू। तो उस केस में जो शुरुआती मदद होगी ना उसको हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। फिर आप उन टीचर की मदद से अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक जाएंगे, ठीक है, जहां पे आप सीटेट क्लियर कर लेंगे। तो ये जो बीच की डिस्टेंस आपने क्लियर की है ना, मतलब जो पाथ आपने ट्रेवल किया है, इसको हम बोलते हैं ZPD। ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, जहां पे बच्चा शुरुआती मदद लेके क्या करता है, अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंचता है। स्कीमा वर्ड जीन पियाजे ने दिया था, दिस इज कॉल्ड द बंडल ऑफ मेमोरीज। सो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही नहीं है। ये थ्योरीज आप याद रखिएगा। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी जो थी वो क्या थी, सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकासात्मक सिद्धांत। और जीन पियाजे ने कौन सा दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है, यानी कि एजुकेशन पेडागोजी। विद्यार्थियों में सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना नहीं, बच्चों को आपस में लड़वाना नहीं है। वांछनीय व्यवहार को इनाम के द्वारा बढ़ावा देना और अवांछनीय व्यवहार को सजा के द्वारा घटाना नहीं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे में हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं उसको तो इनाम के द्वारा बढ़ा दें, ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ ना कि आप बच्चे को लालच दे रहे हो। और जो अवांछनीय व्यवहार है मतलब कोई चीज बच्चे में गलत आदत है उसको हमें हटाना है तो हम बच्चे को पनिश करें, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। उपयुक्त इशारे और संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या आलम्बन देना, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना, ये गलत है। ये थ्योरी किसकी है आपकी, पावलोव, BF स्किनर, जो व्यवहारवादी हैं, ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी जिसमें स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग स्थापित की जाती है।
ये है उपयुक्त इशारे और संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या आलम्बन देना। अभी आपको समझाया था कि जो स्कैफोल्डिंग होती है उसमें हम बच्चे को क्या करते हैं, शुरुआती मदद देते हैं। और शुरुआती मदद भी ऐसी होती है कि आप पूरी तरह से हेल्प नहीं करेंगे, बच्चे को छोटे छोटे से सिंबल्स देंगे, बच्चे को छोटी छोटी हेल्प करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वहां तक खुद पहुंचेगा। क्लियर? कुछ इशारे देंगे, कुछ संकेत देंगे, जिससे बच्चे को शुरुआती मदद मिलेगी। तो ये होता है आपका स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था प्रथम अवस्था मानी जाती है? मतलब बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज है। पहली बात तो जो लॉरेंस कोलबर्ग है, उन्होंने कौन सा डेवलपमेंट दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इन्होंने 3 चरण बताए थे। पहला है आपका पूर्व पारंपरिक चरण, ठीक है, पूर्व पारंपरिक चरण, फिर है आपका पारंपरिक चरण, और उसके बाद है आपका पश्च पारंपरिक चरण। क्लियर? ये इन्होंने 3 स्टेप्स बताए थे। अब इसमें पूछा है जो नैतिक विकास है उसकी पहली अवस्था की विशेषता क्या है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, रूल्स को जो है फिक्स्ड देखो और एब्सोल्यूट देखो, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, मेंटेनिंग अफेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ अदर्स, कानून और नियम को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, ए ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज एंड रूल्स फॉर देयर ओन सेक, एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना दैट इज नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, मतलब जो रूल्स हैं उनको फिक्स्ड और एब्सोल्यूट रूप में देखना। तो नैतिक विकास की जो पहली अवस्था है ना पूर्व पारंपरिक की, उसमें क्या है, सजा और दंड का प्रावधान। बेसिकली आप कोई भी काम सिर्फ इस डर की वजह से नहीं करते हो कि आपको मार पड़ेगी या फिर डांट पड़ेगी। तो बाहरी फैक्टर जो है आपकी सोच को कंट्रोल करते हैं, तो ये होता है पूर्व पारंपरिक स्तर। दूसरा होता है आपका टिट फॉर टैट। कैसे? दूसरा आपके लिए जितनी हेल्प करेगा ना, आप भी सामने वाले की सिर्फ उतनी ही हेल्प करेंगे। अगर किसी ने आपको 2 टॉफी दी तो आप उसको 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, लेकिन पहले वो आपको 2 देगा तभी आप उसको 4 टॉफी देंगे। तो यहाँ पे जो है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, तो यहाँ पे रूल्स कैसे होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं और बिल्कुल ही एब्सोल्यूट होते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर? दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, ये आपका पारंपरिक स्तर है। ड्यूटी टू अपहोल्ड, ये भी आपका पारंपरिक स्तर है, और ये आपका पश्च पारंपरिक स्तर है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा कक्ष में यानी कि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसमें पहली बात तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करे और स्टूडेंट इंटरेक्ट करे। बेसिकली स्टूडेंट जो है उसको कहाँ रखा जाता है, सेंटर में, और बच्चा जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ना उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव एजुकेशन सक्सेसफुल होती है। बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, बच्चों को बाध्य नहीं करना है। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण और पृथक्कीकरण करना नहीं, बच्चों को आइसोलेट या क्लासीफाई नहीं करना है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा वीक है। बच्चे इनाम को पाने के लिए वे सजा से बचने के लिए काम करते हैं, नहीं। प्रगतिशील कक्षा कक्ष में कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होता है, ना ही एक्सटर्नल फियर होता है कि बच्चे किसी अवार्ड के लिए या रिवॉर्ड के लिए या फिर किसी पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहे हैं, नहीं। बच्चे खुद के एक इनर जो पीस होता है, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ें करते हैं। तो बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिनसे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, नन्हा वैज्ञानिक है, खुद खोजी करता है, तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा जहाँ पे वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को गेन कर सकता है। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का हार्वर्ड गार्डनर द्वारा वर्णन किया गया था? जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्होंने बुद्धि के कितने टाइप बताए थे, इन्होंने बुद्धि के 8 टाइप बताए थे। अब उन 8 टाइप में से इन्होंने पूछा है कि कौन सी बुद्धि है जिसका वर्णन उन्होंने किया है। जी बुद्धि जो है और एस बुद्धि ये किसने दी थी, स्पीयरमैन ने। जी फैक्टर और एस फैक्टर, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। उन्होंने जी फैक्टर दिया था और एस फैक्टर दिया था।
उन्होंने कहा था कि जो जी फैक्टर होता है ना, ये हर ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है। मतलब सामान्य बुद्धि हर आदमी में मिलेगी आपको, हर इंसान में। लेकिन जो स्पेसिफिक बुद्धि होती है ना, ये एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस होता है। जैसे कोई बच्चा है जो क्रिकेटर है, तो ये एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। विराट कोहली जो है, उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है, गौतम गंभीर है, तो हर बच्चा तो क्रिकेटर नहीं है ना, लेकिन जनरल बुद्धि जो है वो सबके अंदर प्रेजेंट होती है। फिजिकल इंटेलिजेंस, ये अगर आपने बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत पढ़ा हो केटल का, तो उसमें उन्होंने बताया था भौतिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि। फिर है भाषाई बुद्धि, जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इंटेलिजेंस है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस होता है, इसका मतलब होता है कि बच्चा जो है कितना सही से, आपने पॉलिटिशियंस देखे होंगे, जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो कितना मतलब सही से स्पीच देते हैं, लोग इनकी बातों को सुनते हैं, कवि हैं। तो ये कैसी होती है, भाषाई बुद्धि, कि आपका जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत व खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, वो क्या है? पहली बात तो ये जो चीज है ना, ये किसने दी थी? लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हर बच्चा जो है वो इनर स्पीच जिसको हम बोलते हैं, बच्चा खुद से बात करता है। कई बार होता है कि हम अपने काम को अंजाम देने के लिए खुद में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, यानी कि चीजें बोलते रहते हैं। तो जो प्राइमरी क्लास है, उसकी टीचर है जिसको व्यक्तिगत वाक जो है, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार को मार्गदर्शित करती है, तो क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए, और इसके इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। ना तो आप इस चीज़ के लिए बच्चों को दंडित कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद को मार्गदर्शन दे रहे हैं। ना ही उसको नकारना चाहिए, ना ही डिमोरलाइज करना चाहिए, बल्कि उस चीज़ को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार एग्जाम हॉल में हम खुद ही अपने आप से बात करते हैं, क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को रिकॉल कर रहे होते हैं। मोहन ने घर और समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। तो ये क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन कई बार सीटेट पूछ चुका है और हर साल पूछता है। यह आपका होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जहाँ पे आप लड़का और लड़की में अंतर करते हैं। ठीक है, जैसे लड़का है तो वो रोएगा नहीं, लड़की है तो वो किचन का खाना बनाएगी। अगर कोई लड़का गलती से रो देता है, मतलब कुछ सोशल पैरामीटर्स हैं जो लोगों ने फिक्स कर रखे हैं कि लड़का ये काम करेगा और लड़की ये काम करेगी। क्लियर? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर जेंडर टाइपिंग। जेंडर भूमिका में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी अगर जेंडर में स्टीरियोटाइप में होगी, मतलब आप दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं, तो वो तो पॉजिटिव है। जेंडर समानता, जहाँ पे दोनों को इक्वल रखा जाता है। जेंडर गतिशीलता, जहाँ पे दोनों को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा? जेंडर प्रारूप। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदित निर्देश, मानकीकृत निर्देश, उद्दीपन और अनुबंधन। पहली बात तो ये कि उद्दीपन और अनुबंधन का लर्निंग प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों वर्ड कहाँ पे आते हैं? व्यवहारवाद में, जहाँ पे हम बीएफ स्किनर की, पावलोव की, थॉर्नडाइक की ये थ्योरी पढ़ते हैं। तो वो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में जो कंडीशनिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्यवहारवाद। मानकीकृत निर्देश होता है स्टैंडर्ड, और जहाँ पे स्टैंडर्ड चीज़ आ जाएगी वहाँ पे आप इंक्लूसिव चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जरूरी है कि आप विभेदित निर्देश दें। विभेदित निर्देश का मतलब होता है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। जैसे एक क्लास है, उसमें मान लीजिए ये बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है, ये बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ये बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला है, और ये बच्चा जो है इसको पढ़ने में, इसको ADHD ऑर्डर है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? इस बच्चे को अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, इसको अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, इसको अलग देंगे और इसको अलग देंगे। इस केस में सारे बच्चे अपने आप को सिक्योर फील करेंगे और बच्चा जो है अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगा। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। और ये मेन प्रॉपर्टी किसकी होती है? कि आप अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में सिखाएं, ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? पहली बात तो सामाजिक रचनावादी कक्षा वो होती है जिसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, बच्चा खुद चीज़ों को करके सीखता है। वस्तुनिष्ठ प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं, सहयोगात्मक परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षाएं, मानक संदर्भित परीक्षाएं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है
कि कक्षा कक्ष में मूल्यांकन करना है, लेकिन क्लासरूम कैसा है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं। पहली बात तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपको पता है कौन से होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव होता है और एक डिस्क्रिप्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एमसीक्यू, जहाँ पे एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होता है, और जो डिस्क्रिप्टिव होता है इसमें एक ही क्वेश्चन का आप 50 तरीके से आंसर और 10 पन्नों में आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये क्लोज एंडेड होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है, क्वेश्चन क्लोज। जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इनका कोई एंड नहीं है, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना ये कन्वर्जेंट होते हैं, मतलब सारी चीज़ों का आंसर एक होगा तो आप ज़्यादा डाइवर्जेंट तरीके से नहीं सोच सकते। जबकि जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, डाइवर्जेंट, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके से आप किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं। अब यहाँ पे बात की है रिकॉल बेस्ड। रिकॉल बेस्ड मतलब अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये एमसीक्यू है, आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर चीज़ों को रिकॉल करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ये कभी भी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का पार्ट नहीं होगा। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स बिल्कुल सही बात है, जहाँ बच्चा एक दूसरे को कोलैबोरेट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं, जहाँ स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो समेटिव असेसमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड टेस्ट, जहाँ पे पूरी क्लास के बच्चों के लिए एक जैसा करिकुलम या एक जैसा टेस्ट बनाया जाता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित, सेम चीज स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका ऐसे में होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। जितना ज़्यादा आप कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स रखेंगे या एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, शिक्षकों को सौंपे गए कार्य में से एक कार्य को पूरा करना, रिकॉर्ड और रजिस्टर पूरा करना, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। पहली बात तो जो असेसमेंट होता है ना इसका मेन पर्पस होता है कि बच्चे में जो लर्निंग गैप है उसको फिल करके आप बच्चे को आगे बढ़ा सकें। जो असेसमेंट होता है इसमें एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव होता है लर्निंग फॉर असेसमेंट, समेटिव होता है लर्निंग ऑफ असेसमेंट। ये पूरे साल चलता है, बच्चे को समय समय पर आप इम्प्रूव करते हैं। समेटिव असेसमेंट जो होता है आपने पूरे साल जो पढ़ा उसका लास्ट में मूल्यांकन होता है जिसके बाद आपको ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसमें एक तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है कि बच्चे की कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है उसको मालूम करो, फिर बच्चे को रेमेडियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि बच्चे को जो लर्निंग गैप है उसको फिल किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चे की जो प्रभावशीलता है ना उस पर आप पहले विचार करो और उसके सीखने को बढ़ाने के लिए इसे क्या करो, संशोधित करो। जैसे मान लीजिए बच्चा मैथ में कहीं लैग कर रहा है, वो बार बार कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले डायग्नोस करेंगे कि बच्चे को एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ आ रही है, एलजेब्रा में दिक्कत है, ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, फिर हम उस गैप को फिल करेंगे। सौंपे गए कार्यों में से कार्य को पूरा करना नहीं, रिकॉर्ड और रजिस्टर नहीं, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाना, बच्चों को सेपरेट नहीं करना है। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरत और परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधि और अनुभव के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। तो इसका ऑब्वियसली जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज समावेशी शिक्षा। समावेशन जो होता है ना इसमें बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो, बच्चा कहीं से भी बिलोंग करता हो, बच्चे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बच्चा को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कुछ भी दिक्कत हो, हम सेम क्लास में सेम बच्चे का इंटरेस्ट ध्यान में रख के एक ही तरीके से सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनका इंटरेस्ट, उनकी नीड, उनका कल्चर, इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें अलग अलग टाइप की एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के जब हम ऑप्शंस देते हैं, क्यों, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा होती है ना उसमें डिफरेंशिएटेड जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो किया जाता है। अभी बताया था एक ही क्लास में अगर 4 तरीके के बच्चे हैं, सबको अलग अलग प्रॉब्लम है, तो टीचर क्या करेगा, इंडिविजुअल इंटरेक्शन देगा। समावेशी शिक्षा का एक मेन फीचर होता है IEP यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। नामीकरण पृथक्करण नहीं, बच्चे को क्लासिफाई नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना नहीं डालनी है, बहिष्करण, बच्चे को क्लास से एक्सक्लूड नहीं करना है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना,
हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई कक्ष है उसमें सांस्कृतिक जो संवेदनशीलता होती है, संवेदनशीलता का मतलब होता है जहाँ पे आप हर चीज़ का सम्मान करते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई बच्चा अलग बैकग्राउंड से आता है तो उस बच्चे को आप इंक्लूड करके चलें। तो अलग अलग संस्कृति की अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना बिल्कुल सही बात है। अगर आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हैं और हर कल्चर को इन्वॉल्व करते हैं तो अच्छा है। उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना बिल्कुल सही बात है कि बच्चे अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, आप हर बच्चे को कल्चर को साझा करें और उसको मोटिवेट करें, ये भी पॉजिटिव है। केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना नहीं, हमें सारी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना और सम्मान देना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट होगा। पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, ठीक है। अधिगम अक्षमता, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में, जूते के फीते बांधने में, खाना खाने में, हर चीज़ में दिक्कत आती है। पहला है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कंप्लीटली रिलेटेड होता है आपका मैथ से, जहाँ पे बच्चा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पाता। वो प्लस को माइनस नहीं समझ पाता, माइनस को प्लस समझता है, गुणा को भाग समझता है और भाग को गुणा समझता है। पठन वैफल्य जो होता है दैट इज कॉल्ड योर डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब बच्चे के जो फोनेटिक्स होते हैं ना, स्वर का ज्ञान बच्चों को क्लियर नहीं होता है और बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। पठन वैफल्य जो होता है इसमें बच्चा लक्स को क्या पढ़ेगा, लुक्स, डॉग को क्या पढ़ेगा, गॉड, और वो उसको वैसा लिखता भी है। श्रवण बाधिता मतलब बच्चे को कान से जब सुनाई नहीं देता है। डिस्ग्राफिया मतलब जब बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। अब यहाँ से पूछा है पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में जो कठिनाई आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डिसलेक्सिया। क्यों? पढ़ने में कठिनाई, समझने में कठिनाई, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपके डिसलेक्सिया का फीचर होती हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट है। श्रव्य किताबें, मुद्रित पुस्तक, उपशीर्षक वाली वीडियो, 3D आर्ट एंड मानचित्र। पहली बात तो यहाँ पे बच्चे को जब सुनाई ही नहीं दे रहा है, आप क्या यूज़ कर रहे हो, श्रव्य किताबें, तो बच्चे के लिए वो हेल्पफुल है। जब बच्चा सुन ही नहीं सकता तो सुनने वाली किताबों का यूज़ क्या करोगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे गलत है। मुद्रित पुस्तक मतलब आपने बड़े बड़े प्रिंट वाली बुक्स देखी होंगी, जिन बच्चों को दिखता नहीं है उनके लिए वो यूज़ होती हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उपशीर्षक वाले वीडियो, जब नीचे वीडियो में सबटाइटल लिखा आता है तो बच्चा देख तो सकता है ना, तो उस केस में बच्चे को पूरी वीडियो समझ में आती है। 3D आर्ट और मैप, 3D में बच्चा हाथ फेर फेर के देखेगा, बच्चा चीज़ों को ईजिली समझेगा, तो ये भी सही है। लेकिन श्रव्य किताब जो है यहाँ पे गलत है। What type of question should a teacher ask in order to identify creative children in her class? पहली बात तो यहाँ पे पूछा है क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्रिएटिव चिल्ड्रन मतलब जो एक ही प्रॉब्लम को 1000 तरीके से सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। तो टीचर को ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए कैसे कुछ प्रश्न पूछने चाहिए? रिक्त स्थान वाले पूर्ति प्रश्न नहीं, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इनका जो आंसर होता है वो हमेशा फिक्स्ड होगा। सही मिलान करने वाले प्रश्न नहीं, इनका आंसर भी हमेशा फिक्स होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है तो आप तुरंत बता दोगे कि टाइफाइड है, तो इसमें आपने दिमाग कहाँ लगाया, तो रटा रटाया क्वेश्चन है। सही और गलत उत्तर वाले विकल्प प्रश्न नहीं। अगर मैं पूछूं भारत की राजधानी दिल्ली है, आप टिक कर देंगे। अगर मैं पूछूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आप टिक कर देंगे। तो इसमें आपने क्रिएटिविटी कहाँ है? लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बच्चा क्रिएटिविटी यूज करता है। अगर मैं पूछूं कि अगर आप प्रधानमंत्री होते, पानी की प्रॉब्लम जो है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इन सब के क्वेश्चंस जो है वो डाइवर्जेंट होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, हर बच्चा अपने साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके ही स्कूल में आता है। उन्हें नज़रअंदाज कर दो नहीं, इग्नोर नहीं करना है। उन्हें डिसमिस कर दो नहीं, तो बच्चा अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा। उन्हें आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल सही बात है, और उनको डिसएग्री किया जाए। अगर आप बच्चा कुछ क्लास में बोल रहा है या अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, अगर आप बच्चे को इंटरप्ट करेंगे तो बच्चा डर जाएगा और फिर क्लास में कभी भी हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर्स ना करे। सो द ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। करेक्ट। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न? बच्चे सीखते कैसे हैं? मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, रीडिंग एंड राइटिंग, टॉकिंग एंड लिसनिंग, थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग।
बच्चे जो है वो किस तरीके से सीखेगा, सीखने का तरीका क्या है बच्चे में। बच्चा चीज़ों को बनाकर और कार्य करके, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीख रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बच्चा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। रीड करके और राइट करके, ये भी सही बात है, बच्चा पहले पढ़ रहा है फिर चीज़ों को लिख भी रहा है। बोलकर और सुनकर, बिल्कुल सही बात है, LSRW, ये तो सही चीज़ है। सोचकर और मनन करके, ये भी सही बात है, बच्चा पहले चीज़ों को सोचेगा फिर उनको ब्रेन स्टॉर्म करेगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बच्चे हर तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है, नहीं। जहाँ बच्चा पैसिव हो जाएगा और टीचर अपने आप को एक्टिव रखेगा तो इस केस में बच्चे की जो लर्निंग है वो कैसी हो जाएगी, बेकार। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं, नहीं। हर बच्चा अपने आप में कैपेबल होता है, बस हमको उस कैपेसिटी को फाइंड आउट करना होता है। बीइंग अ टीचर यू कांट से कि जिनका हाई IQ लेवल है सिर्फ वो ही पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही बात है। जब टीचर अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि आप अपने पेस के हिसाब से सीखो, जरूरी नहीं कि आपको जो चीज़ एक बार में समझ में आ गई सिंगल शॉट, वो दूसरे बच्चे को भी सिंगल शॉट समझ में आए। हो सकता है उसको 3 से 4 बार वो पढ़ना पड़े, तो हमें उस बच्चे को उतना टाइम देना पड़ेगा कि वो अपने हिसाब से सीख सके। सभी बच्चों के लिए स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं, करिकुलम शुड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, कि हर बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रखा जा सके। जहाँ पे भी स्टैंडर्ड करिकुलम आ जाएगा ना, आंख बंद करके उस ऑप्शन को गलत कर देना, क्योंकि स्टैंडर्ड करिकुलम कभी भी बच्चे की पॉजिटिव लर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। जहाँ बच्चा पैसिव हो जाएगा ज्ञान के भंडार में, वो चीज़ ऑप्शन हमेशा गलत होगा। केवल हाई IQ वाले बच्चे सीख सकते हैं, नहीं। चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि हर बच्चा सीख सकता है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को, हर बच्चा अपने अनुभव के साथ आता है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। उनको जब टीचर कक्षा में शामिल कर रहा है तो उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है उसका वो उदाहरण भी दे रहा है कि बच्चा किस कल्चर से आ रहा है, तब बच्चों में कौन सी भावना प्रोत्साहित वो करना चाह रहा है, अपनापन, हीनता, क्रोध और अलगाव। ऑब्वियसली बच्चा जो है इस केस में टीचर जो है वो बच्चे के अंदर मतलब अपनापन फील करवाना चाह रहा है कि बच्चा अपने आप को सहज महसूस करे और वो ये फील करे कि उसकी भी क्लास में उतनी ही इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए कोई बच्चा ट्राइबल कम्युनिटी से आता है, तो ट्राइबल कम्युनिटी से आने पे तो नहीं ना कि बच्चे को आप मतलब इन्फीरियर फील करवाएंगे, ना बच्चे को आप गुस्सा दिलवाएंगे, ना ही बच्चे को ऐसे फील करवाएंगे कि वो बहुत आइसोलेटेड है। तो ये तीनों ही क्या है, नेगेटिव। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्रमोटेड थ्रू। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है उसको किस चीज़ के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि समस्या समाधान को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। एनालॉजिकल थिंकिंग, पैसिव इमिटेशन, रिस्पॉन्स सेट और फंक्शनल फिक्स सेट। ये हमेशा नेगेटिव आंसर होता है। जब आप किसी काम को करने के लिए रिजिड हो जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप चाहें तो इसको 10 तरीके से जब सोचेंगे तो उस चीज़ में आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, लेकिन अगर आप फिक्स कर लेंगे कि नहीं मैं तो इसको इसी तरीके से ही सॉल्व करूंगा, तो उसमें क्या होता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। रिस्पॉन्स सेट हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में नेगेटिव होता है, चीज़ों को आपको रटना नहीं है। पैसिव इमिटेशन इज ऑल्सो ऑलवेज नेगेटिव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो तार्किक सोच होती है ना, वो हमेशा इसका पॉजिटिव आंसर होगा। मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैथ की कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, साइंस का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये हो रहा है तो चीज़ क्यों हो रही है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं और क्या चेंज कर सकते हैं। तो तार्किक सोच जो है वही आपके समस्या समाधान को बेहतर बनाता है। बच्चों की जो भ्रांतियां होती हैं वो त्रुटियां होती हैं। बच्चा जब सीखेगा तो त्रुटियां भी करेगा, तो एरर तो वो करेगा। मिसकंसेप्शन, बच्चे कुछ ना कुछ एक नेव थ्योरी के साथ आते हैं, तो हमें बच्चे को उस केस में डांटना नहीं है। जैसे कई बच्चे होते हैं पूछते हैं कि चींटी ऐसे क्यों कर रही है, चीटा ऐसे क्यों कर रहा है, तो आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। दे आर एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हानिकारक है वो, नहीं, ये चीज़ें कभी हानिकारक नहीं होती हैं। शो दियर इरेशनल वेज ऑफ थिंकिंग, वो बच्चों के अविवेक चिंतन को दर्शाती है, नहीं, वो बच्चे के विवेक चिंतन को दर्शाती हैं कि बच्चा चीज़ों को लेके क्रिएटिव है। सर्व है सिग्निफिकेंट इनरोड टू चिल्ड्रंस थॉट, बच्चे की सोच के में झांकने का अर्थपूर्ण मौका देती है, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा किसी भी चीज़ को इस तरीके से सोच पा रहा है, मतलब उसका लर्निंग जो है वो कैसी है, अर्थपूर्ण है। वयस्कों से उनकी हीनता दर्शाती है, नहीं,
बच्चा कभी भी एडल्ट से इंफीरियर फील नहीं करता है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है, यह इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चों के लिए यांत्रिक और दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। आनंद, उत्सुकता, उत्साह और क्या चीज इस बात का साइन होती है कि जो एजुकेशनल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो लर्निंग एक्टिविटी है वो बच्चे के लिए रिपीटेशन और मतलब चीजों को क्रैमिंग करना वैसी हो गई है और उसके इंटरेस्ट की वो अब नहीं रही है। आनंद, उत्सुकता, उत्साह और ऊब। जो बोर्डम होता है ना, जब बच्चा बोर होने लग जाए, मान लीजिए सीडी, अगर मैं आपको लेव वाइकोस की डेली पढ़ाने लग जाऊं तो उस केस में आप बोर नहीं होंगे, तो वो इस चीज का संकेत होता है कि जो लर्निंग एक्टिविटी होती है ना, अब बच्चा उस चीज को रट रहा है, मतलब बच्चा ऊब रहा है अब, तो वो अब उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बल्कि वो क्या कर रहा है, चीजों को बस रिपीट कर रहा है। तो ये क्या होता है, ऊब। और अगर ये 3 चीजें हैं तो वो बच्चे के इंटरेस्ट के टॉपिक हैं। बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, तो वैसे ही गलत हो गया। दैट लर्निंग शुड बी फैसिलिटेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फियर ऑफ पनिशमेंट इन चिल्ड्रन। किसी भी बच्चे को आप डरा धमका के समझा सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं, नहीं। अगर बच्चों को आप डरा देंगे तो लर्निंग तो वैसे ही फेल हो जाएगी। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर हाईली इफेक्टिव इन एंश्योरिंग मीनिंगफुल लर्निंग। बच्चे को अगर अर्थपूर्ण अधिगम करवाना है, अर्थपूर्ण सिखाना है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चा खुद करके सीखे। बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दो, ना कि बच्चे में इनाम और सजा का डर बैठा दो कि वो जो भी करेगा, अच्छा करेगा तो उसको हर बार रिवॉर्ड देंगे, नहीं तो उसको कूटेंगे। ये चीज़ गलत है। तो ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following factors affect learning? Interest of student, perceived relevance of the concept, development level of the student, strategies of teaching learning. कौन सा कारक जो है वो सीखने को प्रभावित कर रहा है? विद्यार्थियों का इंटरेस्ट, कल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धति। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। क्यों? मान लीजिए आपको कोई भी चीज सीखनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को, मतलब आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक में हो। लेट सपोज आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना ही नहीं है। जब आपको सीटेट का एग्ज़ाम देने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप सीडीपी में कभी इंटरेस्ट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ बहुत बोरिंग लगेगी। और थॉर्नडाइक ने भी कहा था कि जब तक बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं है, लॉ ऑफ रेडीनेस दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद लॉ ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे की अभिरुचि बहुत ज़रूरी है। संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, सीडीपी जो है वो सीडीपी ही पढ़ाएगी तब तो बेहतर है। अगर सीडीपी में बॉटनी पढ़ाने लग जाए तो क्या होगा, बच्चा बोर होने लग जाएगा। विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, अब मैं दूसरी क्लास के बच्चे को अगर सीडीपी पढ़ाऊं तो वो इतना मैच्योर है, वो डेवलप्ड है कि वो सीडीपी पढ़ सके? नहीं पढ़ पाएगा। सीखने सिखाने की पद्धतियाँ, कि आप कितने इंटरेस्टिंग वे में किसी चीज़ को कन्वे कर रहे हैं कि बच्चा एक ही बार में उसको समझ सके या बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले। तो जो लर्निंग मटेरियल्स होता है ना, लर्निंग एड्स जो होती है, मतलब टीचिंग की जो स्ट्रेटजी है वो भी बहुत बार बच्चे को सीखने में हेल्प करती है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ पर्सन, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर ऑन लर्निंग सेटिंग? Personal factors have no effect on the elements of environment. All three forces, personal, environmental and behavior, are influenced by each other. Behavior seldom affect social environment. Feedback from the environment cannot affect self-esteem of the individual. इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सीखने की स्थिति में व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीज़ गलत है। आपके जो इंडिविजुअल फैक्टर हैं वो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर को भी डिसाइड करते हैं। आपके घर में अगर डेली लड़ाई हो रही है, ठीक है, आपकी तबीयत सही नहीं है, आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप चीज़ें लर्निंग करने की कोशिश करेंगे? नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा। व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। आपका जो बिहेवियर है ना, उसका आपके सोशल जो इमेज है या फिर सोशलाइजेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपको कोई, मान लीजिए आपको ऑटिज्म है या फिर आपको ADHD है, तो आप इंटरेक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपकी तबीयत सही नहीं है, आप समाज में मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी और दूसरे बंदे के साथ बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है।
मान लीजिए अगर आपके कोई रिलेटिव है, वो अगर आपको बोल दे कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है या फिर ये बदतमीज बच्चा है, तो उससे आपके ऊपर कोई मतलब असर ही नहीं पड़ेगा। तो आपका एनवायरनमेंट में आपका फीडबैक क्या है, दैट अफेक्ट्स ऑल्सो योर सेल्फ एस्टीम। तीनों कारक जो होते हैं, व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार, ये एक दूसरे को कंप्लीटली प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपका अगर आप इंडिविजुअली फिट हैं तो आपका एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा, एनवायरनमेंट हेल्दी है तो आपका व्यवहार भी हेल्दी रहेगा। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।